एग्रीकल्चर स्टेट सब्जेक्ट है और सभी राज्य सरकारों ने उन राज्यों में होने वाली फसलों को खरीदना चाहिए। एमएसपीज की शुरुआत हुई जब सेना के लिए अनाज खरीदा जाता था। भिवानी वालों को भाषण में ये कहते थे कि ये जो यमुना के साथ साथ के ज़िले हैं ये हमसे रिश्ते नहीं करते हैं, हाँ इनकी फसलें हमसे ज़्यादा महंगी फसलें हैं, इनकी क्रॉप हमारी ज़्यादा हो रही है। तो एमएसपी क्रॉप पैटर्न को मैनेज करने का भी सरकार का एक प्रयासों में से एक प्रयास है। जब ग्रीन रेवोल्यूशन आए ना तो रिस्क मैनेजमेंट का कोई सिस्टम नहीं बनाया गया था, जिससे किसानों को बड़ी भारी दिक्कत हुई। मार्केटिंग आपको आनी चाहिए, आमदनी मार्केटिंग में है। एक समय थे हम कहते थे कि हमारी खेती जीविकोपार्जी खेती है और घर के बीज थे, घर के बैल थे, घर की खाद थी और हम अब वहीं तक सीमित थे, कहीं बाहर नहीं जाते थे। आमदनी हमारी तब भी कम थी। सबसे बड़ा चैलेंज है ना वो ये है कि किसान ऐसी जगह खड़ा है कि जहाँ वो ऐसी जगह है जहाँ पर कोई प्रॉफिट नहीं है, वो नॉन प्रॉफिटेबल पॉइंट पर खड़ा है। एक तरफ उसको जितने भी इनपुट बेचने वाले हैं सब प्रॉफिट कमा लेते हैं और दूसरी तरफ जो उससे आउटपुट जो आउटपुट लेने वाले हैं वो पूरा दबा के खरीदते हैं कि इसको प्रॉफिट ना रह जाए। इसलिए किसान को एक हिस्से का दरवाजा खोलना पड़ेगा, खटखटा रहा है वो, उसको खोलना पड़ेगा। देश में कुछ ही नेता ऐसे हैं जिनको खेती किसानी की अच्छी समझ है और वो लगातार किसानों के मुद्दे पर मुखर रहते हैं, किसानों के हितों की लड़ाई लड़ते हैं। ऐसे एक किसान नेता हरियाणा से आते हैं जिनका नाम है ओम प्रकाश धनखड़। वो भारतीय जनता पार्टी में किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं, हरियाणा के कृषि मंत्री रहे हैं, पंचायती राज मंत्री रहे हैं और उससे भी बड़ी बात यह है कि 11 साल तक विद्यार्थियों को भूगोल पढ़ाया है। तो इनका जो भूगोल जो है और जो पंचायती राज है, जो कृषि है, ये सारी चीज़ें जो है ग्रामीण जो अर्थव्यवस्था है उसको एड्रेस करती हैं और उसी ग्रामीण परिवेश को मजबूती देने के लिए लगातार धनखड़ साहब काम कर रहे हैं। और स्वामीनाथन कमीशन की जो रिपोर्ट थी उसको लागू कराने के लिए लंबी लड़ाई लड़ी है। मैं एक पुराने संस्थान में था, तब बहुत पहले, कई साल पहले मैंने स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट लागू करवाने के लिए जो ये मुहिम चला रहे थे उनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी अटेंड की थी। और आज भी किसानों की जो समस्याएं हैं, किसानों को इनकम कैसे अच्छी मिलेगी, किसान कैसे जो है मार्केट में सस्टेन करेगा, इन सारे मुद्दों को लेके अलग इनका विजन है। उस पे सारी चीज़ों पे हम बातचीत करेंगे। तो धनखड़ साहब हमारे स्टूडियो में आए हैं अन्नगाथा में, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद ओम प्रकाश जी। अन्नदाता आपके इस शो का भी मैं आभार व्यक्त करता हूं और आपको भी धन्यवाद देता हूं इस शो में सहभागी बनाने के लिए। और जैसे आपने कहा कि मैं उन सौभाग्यशाली लोगों में हूं जो गांव में जिन्होंने खेती किसानी परिवार में हो, कटाई की हो, ढुलाई की हो, खलियान में हमारे यहाँ पैर कहते हैं उसमें सोया हो और मुझे संयोग से दोनों भूमिका अदा करने का मौका मिला। मैंने 10 वर्षों तक किसान मोर्चा में काम किया ऑल इंडिया लेवल पर, अखिल भारतीय स्तर पर, और 2 बार मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष रहा। लेकिन मैं साथ साथ कृषि मंत्री, सिंचाई मंत्री, पशुपालन मंत्री, मत्स्य मंत्री, पंचायती राज, ऐसे सब मंत्रालय भी देखे। तो ऐसा सौभाग्य मिलना जो दोनों पक्ष सरकार में रहकर भी देखना और एक किसान संगठन के नाते भी देखना, तो दोनों का मुझे और एक अध्यापक, भूगोल के अध्यापक के तौर पे मैं उसको ज़्यादा बड़ी लकीर करूँगा, क्योंकि देखिए जो एक अध्यापक की समझ होती है, समाज को लेके एक दृष्टि होती है, अध्यापक की दृष्टि होती है। नेता का अपना नज़रिया अलग हो सकता है, मंत्री का अपना अलग हो सकता है, लेकिन जो एक अध्यापक दिशा देता है वो महत्वपूर्ण होता है। और ज्योग्राफी ऐसा सब्जेक्ट है जो सीधे तौर पे कृषि से जुड़ा हुआ, कृषि से, एनवायरनमेंट से, वो सारे पहलुओं से जिससे किसान जूझ रहा है। मैं भी भूगोल का विद्यार्थी रहा हूँ, इसलिए मेरा भी लगाव एग्रीकल्चर में। नहीं, स्वाभाविक है। सबसे बड़ा भूगोल तो कृषि का भूगोल ही है। हाँ, कृषि, क्योंकि ज़्यादातर भूमि कृषि की भूमि है और जो कृषि की भूमि नहीं है वो कृषि के उपयोग में आने की भूमि है। हिमालय अगर नदियाँ ना दें तो जो उत्तर भारत के मैदानों में खेती कहाँ से होगी। तो हिमालय भी जो है वो भी हमारी उस खेती के भूगोल का हिस्सा है। जो गंगा का मैदान है सबसे उपजाऊ, उसी की हिमालय की देन है। तो इस नाते से आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, भूगोल का विद्यार्थी बहुत गहरे से खेती से जुड़ता है। बिल्कुल। तो सबसे बड़ा जो मुद्दा है किसानों के बीच में, सबसे बड़ा कीवर्ड है वो है एमएसपी, है ना।
एमएसपी का जो जिन्न है ये बीजेपी का पीछा नहीं छोड़ रहा। देखिए, ये वजह क्या है? जैसे एक तो गारंटी मांगने वाले लोग हैं, दो चीज़ें हैं एमएसपी पे, एक गारंटी और दूसरा C2 प्लस 50%। ये जो दो बड़े मुद्दे हैं। दो हिस्सों में आपके सवाल का मैं जवाब दूंगा। कृषि मंत्री के नाते जब स्वामीनाथन रिपोर्ट का ये लागू ही A2+FL, जैसे आपने कहा, जब आपने प्रेस अटेंड की थी, हम किसान मोर्चा में काम करते थे और किसान मोर्चा के नाते देशव्यापी हमने आंदोलन खड़ा किया स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू हो। और जब सरकार में आए तो A2+FL जो है वो हम लागू कराने में सरकार का आभार व्यक्त करते हैं। जो हमने मुद्दा उठाया उसे उस समय की पार्टी ने घोषणा पत्र में शामिल किया और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उसको इम्प्लीमेंट किया। मैं हरियाणा में उस समय कृषि मंत्री था, तो हम ये कर पाए कि उस समय 14 जो मुख्य हरियाणा की फसलें थी उन सब की हमने खरीद शुरू कराई। और अब आपकी जानकारी में है कि हरियाणा में 24 फसलों की खरीद होती है। और जो बात आप कह रहे हो उसका उत्तर यही है, एग्रीकल्चर स्टेट सब्जेक्ट है और सभी राज्य सरकारों ने उन राज्यों में होने वाली फसलों को खरीदना चाहिए जिस प्रकार से हरियाणा सरकार खरीदती है। और हरियाणा सरकार ने इस खरीद को केवल वर्बल नहीं कहा हुआ, नोटिफाई किया हुआ है। सरकार का बाकायदा नोटिफिकेशन है कि हरियाणा के जितने भी फसलें हैं वो सब की सब हम खरीदेंगे। और इस पर बाकी राज्यों ने भी इसी प्रकार से आगे बढ़कर पहल करनी चाहिए, जिससे जो घोषणाएं जो CACP के द्वारा जो MSP की होती हैं उन सारी फसलों का लाभ राज्यों में अपने अपने राज्यों में किसानों को मिल सके, वो ले सके। क्योंकि प्रोक्योरमेंट की एजेंसी जो है वो अभी भी राज्य सरकारों के थ्रू ही काम करती हैं। केंद्र की भी कोई एजेंसी अगर हमारे राशन की दुकानों के लिए कोई सामान खरीदती है तो वो राज्य सरकारों के माध्यम से ही खरीदती है। तो उसमें मुख्य खरीदार जो है कि भूमिका जो है राज्य सरकार होती हैं। और सामान्यतः राज्य सरकार एक तरह से उस पर टैक्स भी कमाती हैं, जो मार्केटिंग बोर्ड वगैरह जिसमें चलती है, मंडी टैक्स भी कमाती है। तो इसलिए राज्य सरकारों ने उसका दायित्व लेते हुए हरियाणा सरकार की तरह से अनुकरण करना चाहिए। जो बात आप कह रहे हो पहली बात उसमें से पूरी होती है कि सब अगर सारे फसलों के खरीदने की जिम्मेवारी राज्य सरकारें ले लेती हैं और हरियाणा सरकार की तरह से नोटिफाई करती हैं तो किसान का जो सवाल है उसका उत्तर मैं कहूँगा, क्योंकि दायित्व भी राज्य सरकार का ही बनता है। आपकी जानकारी में है कि स्टेट सब्जेक्ट है जो एग्रीकल्चर जो है, केंद्र सरकार के जो MSP शुरू हुए उसका एक इतिहास आपको पता होना चाहिए, क्योंकि एग्रीकल्चर सेंटर सब्जेक्ट नहीं है। MSPs की शुरुआत हुई जब सेना के लिए अनाज खरीदा जाता था आज़ादी से पहले। बिल्कुल आपको छोटू राम जी का वो सब किस्से याद होंगे कि भाई 4 रुपये मण लेंगे, 6 रुपये मण देंगे, और उसमें से उनका यश भी बढ़ा। तो पहले ये खरीद शुरू हुई सेना के लिए भंडारण होता था। कब से शुरू हुई? ब्रिटिश काल में, एकदम समय एक्यूरेट मैं ईयर नहीं बता पाऊंगा क्योंकि मैं, लेकिन ये इसकी खरीद जो है वो ब्रिटिश सेना के हिसाब से प्रारंभ हुई। और उसके बाद जो है ये जब देश में सस्ता राशन शुरू हुआ और किसानों को खरीद कर राशन की दुकानों से, किसानों से खरीद कर राशन की दुकानों पर गरीबों को देना प्रारंभ किया, तो उसके बाद जो है ये शुरू हुआ कि भाई किसानों का सस्ता ना ले लिया जाए, तो उसके लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस उसके लिए शुरू हुआ। और मिनिमम सपोर्ट प्राइस में एक खास अर्थ ये है, कई लोग इसकी MRP से तुलना करने की बात करते हैं। MRP का मतलब है आप अपने सामान पर कुछ भी रेट रख लो, बिकेगा तो बिकेगा, नहीं बिकेगा तो नहीं बिकेगा। लेकिन MSP का मतलब है सरकार जवाबदेही लेती है कि इससे कम पर अगर आपका बिकता है तो सरकार खरीदेगी, सरकार उसकी खरीदार है। और अब तो इसमें एक और अच्छी बात मैं ये भी कहूँगा कि अब MSP हम इसको कहते ज़रूर हैं, लेकिन 50% प्रॉफिट तो गेहूँ और धान पर भी है। दलहन तिलहन पर तो कई बार 125-150% तक इस पर प्रॉफिट आता है। तो ये जो बदला हुआ स्वरूप है मोदी जी के स्वामीनाथन के इम्प्लीमेंटेशन के बाद से, तो ये और बेटर उसके नाते से पोजीशन में है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि पिछले इन 11-12 वर्षों में हमारी सभी फसलों के जो दाम हैं वो इतनी तेज़ी के साथ और दुगने से भी अधिक बढ़े हैं। कई फसलों के बारे में तो हमारे यहाँ कुछ, मैं हरियाणा का हूँ तो हरियाणा के उदाहरण से ज़रूर कहूँगा। बिल्कुल। बंसीलाल जी जब मुख्यमंत्री थे तो भिवानी का इलाका राजस्थान के साथ है, तो भिवानी वालों को भाषण में ये कहते थे कि ये जो यमुना के साथ साथ के ज़िले हैं ये हमसे रिश्ते नहीं करते हैं,
अच्छा। हाँ, इनकी फसलें हमसे ज़्यादा महंगी फसलें हैं। अच्छा। धान उगाते हैं, हमारे यहाँ बाजरा पैदा होता है, और मैं जो है वो आपके ऐसी समृद्धि बढ़ाऊंगा, नहर ले आऊँगा कि आपके वहाँ रिश्ते शुरू हो जाएंगे। वो किया भी उन्होंने, नहरें वगैरह हाँ, लेके आए, काफ़ी लेकिन काम उस फसलों के करो पैटर्न पर भाषण करते थे चौधरी बंसीलाल। अब बाजरे का जो एमएसपी बढ़ा है और धान से भी अधिक मिलता है, तो मैं कहूँगा कि क्रॉप ही इस लेवल पर ला दी गई मोदी जी के राज में कि रिश्तेदारी हो सकती है। मोटे अनाजों के दाम इस प्रकार से बढ़े कि जो है वो हमारे जो गेहूं और धान उत्पादक किसानों हैं उनके साथ भी उनकी आमदनी के बराबर उनके दिन लौट आए हैं, उनके दिन लौट आए, बराबर आके खड़े हुए, तो उस लेवल पर आकर खड़े हुए हैं। तो ये बदलाव हमने इस समय में मोदी जी के समय, और इस कारण से बड़ा खुश भी है वो किसान जो मोटे अनाज उत्पन्न करता है, उसकी भी आमदनी उस प्रकार से बढ़ी है जिस प्रकार से धान के और किसान के, गेहूं के किसान की आमदनी होती है। धनखड़ साहब, ये जो मेरा दूसरा सवाल था उसमें कि ये जो A2+FL और C2 की लड़ाई है, तो दोनों में गैप है कि भाई 200 रुपये से लेकर के 250 रुपये से लेकर के और 3000 रुपये तक का गैप है प्रति क्विंटल तक का एक फसल में। तो स्वामीनाथन जी की रिपोर्ट में तो C2+50% की बात है, आप A2+50% दे करके कह रहे हैं कि स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट लागू कर दी है ना। दोनों में अंतर है। वही किसान कह रहे हैं कि भाई आप जो है, जो पहले भी यहाँ आंदोलन चला 378 दिन, दोबारा भी 400 दिन शंभू और खनौरी बॉर्डर पे आंदोलन चला, उस पर अलग से बातचीत करेंगे आंदोलन पे, लेकिन एक मुद्दा ये था कि C2+50% या A2+FL और 50% दोनों में बहुत गैप है। तो कैसे उसको माना जाए कि स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट आप लोगों ने लागू कर दी? देखिए, इसकी व्यवहारियता पर जाना पड़ेगा। हाँ, क्योंकि मैं किसान संगठनों में भी रहा हूँ और सरकार में भी रहा हूँ। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, क्या आपका नोएडा में, गुड़गांव में कोई फ्लैट है? तो उसकी जो किस्त देते हो और जितना किराया है उसका कितना अंतर है? फ्लैट आ रहा है 1.5 करोड़ में, 2 करोड़ में, और किस्त आपकी जा रही है 40,000, 50,000, 60,000, और आपको किराया देना पड़ता है 25,000, 20,000 अगर किराएदार हो तो। ये गैप क्यों है? यही फर्क है। जब आपको खेत कितने उस पर मिल रहा है ठेके पर, और उसमें से जो खेती कर रहे हो, और खेत की जो कीमत है, क्या खेत की कीमत के हिसाब से खेत का ठेका है? आपके नोएडा और गुड़गांव के पास एक एक खेत की कीमत 10-10 करोड़, 20-20 करोड़ है एक एक एकड़ की। बिल्कुल। क्या उसकी C2+ का कोई अनाज खरीद के खा सकता है? इसकी व्यवहारियता पे जाना पड़ेगा। अलग अलग राज्यों के खेतों की कीमतें अलग अलग हैं। पूरे देश के लिए कैसे तय करोगे आप? ये रेट तो हम A2+FL में लगाते हैं कि कितने ठेके पर खेत मिल रहा है, कितने रेंट पर खेत मिल रहा है, लेकिन उसकी कीमत के हिसाब से कैलकुलेशन करने लगोगे तो खेती की कैलकुलेशंस की वेरिएशन और उसकी कीमतें कहाँ जाकर पहुँचेंगे? इसकी व्यवहारियता पर विचार करना पड़ेगा। किसान की आमदनी अच्छी हो, मैं इसका समर्थक हूँ, लेकिन ये जो C2 वाली आप बात करते हो, इसकी व्यवहारियता का आकलन जरूर करना पड़ेगा। मेरे इतने से सवाल से आपको ध्यान में आ गया नहीं, तो कलेक्टर रेट तो हर जगह निकलता ही है। नहीं, कलेक्टर रेट के हिसाब से तो कलेक्टर रेट कैसे? गुड़गांव का कलेक्टर रेट, गुड़गांव के कलेक्टर रेट, नोएडा के कलेक्टर रेट का गेहूँ, अगर ये कहा जाए कि गुड़गांव और नोएडा वाले ले लेंगे। आज भी जो CSCP की रिपोर्ट है, आज ये CSCP की रिपोर्ट कह रही कि गेहूं पंजाब में 900 रुपये क्विंटल लगभग लागत आती है। महाराष्ट्र में भले वो 2% का वो है, हिस्सेदार है, लेकिन महाराष्ट्र में 2,500 रुपये के आसपास उसकी लागत आती है। लेकिन अब जैसे आप कह रहे हैं कि उसकी व्यवहार्यता नहीं है, तो व्यवहार्यता तो ये भी नहीं है कि भाई आप अलग अलग राज्यों में अलग अलग लागत आती है, लेकिन सरकार पूरा मिक्स करके एवरेज निकाल देती है कि लो MSP ये ले लो। हाँ। जबकि आप देखिए कि मनरेगा का जो मजदूर है उसकी मजदूरी जो है अलग अलग है ना। मैं आपको बताता हूँ, पानी की मात्रा भी, रेट भी अलग अलग है, सबका अलग अलग। कहीं बिजली का रेट अलग है, नहर का पानी बिजली फ्री है, कहीं नहीं फ्री। बिल्कुल, नहर का पानी सस्ता मिलता है,
और अपने ट्यूबवेल से बिजली से देता है तो उससे महंगा मिलता है, डीजल के ट्यूबवेल से देता है तो और महंगा मिलता है, पड़ोसी के ट्यूबवेल से लेता है तो और महंगा मिलता है। उसमें सरकार ने एक समाधान लेकिन निकाला है किसी भी तरह से, जो मैंने दूसरा आंकड़ा दिया, आपने उस पर अगर ध्यान दिया हो कि खेत की कीमत के हिसाब से, खेत की कीमत के हिसाब से अगर पैसा तय होना शुरू हो गया तो खेत की कीमत तो लगातार और बढ़ती जाती है जो ही मार्केट तेज होती है। और खेत की कीमत इतनी ऊंची है कि उन कीमतों के हिसाब से अनाजों का जो, क्योंकि अनाज का एक पक्ष नहीं देख सकते ना, अनाज बहुत बड़ी देश की आबादी को उसको खपत करनी है, वो हमारा खाद्य पदार्थ है। तो उसके कारण से हम उसके आधार पर, जैसे मैंने कहा, हर आदमी खरीद के मकान नहीं रह सकता, बहुत बड़ी संख्या किराए पर रहती है। खरीद के मकान वाले का मकान महंगा है, किराए पर रहने वाले का मकान सस्ता है। ठेके की ज़मीन पर जो रेट मिलता है वो सस्ता है। उसके 10 करोड़ का आपका खेत है, मान लीजिए गुड़गांव नोएडा के आसपास, नहीं नोएडा के आसपास, और गेहूं और धान उगाने वाला, गेहूं बाजरा वाले उगाने वाला किसान कितने मिलेगा? 30,000, 40,000, बिल्कुल 50,000। और उसके अगर उस मार्केट रेट के हिसाब से लगाएंगे, उसका इंटरेस्ट भी लगाएंगे, तो क्या कोई ले पाएगा? ये पूरे देश में ये विषय व्यवहार्यता में विचार करने की बात है कि खेतों की कीमतें ऊंची हैं और समय के साथ बढ़ेंगी। खेतों की कीमत की बजाय जितने रुपए में वो खेती करने के लिए मिलता है वो A2+FL में शामिल है, और वही उसमें शामिल होना मुझे लगता है कि इसके अनाजों की कीमत के हिसाब से व्यवहार्य है। किसान की आमदनी बढ़े, मैं इसका समर्थक हूँ, उसके कितने तरीके से बढ़े उसका समर्थक हूँ, लेकिन ये जो C2 वाला विषय है, इसकी जो कठिनाई है उसकी चर्चा मैं आपसे कर रहा हूँ कि इसके कारण से फिर वो एक और भी है कि जिसके पास भी है वो और आगे उसकी बढ़ोतरी दूसरे रूप में होती है। जैसे मान लो आपने फ्लैट लिया है और आज आपने 1.5 करोड़ का लिया, कल आपका फ्लैट किराया तो नहीं दे रहा था उसके इंटरेस्ट के हिसाब से, लेकिन आपको रेट दे सकता है, 1 साल बाद हो सकता है 2 करोड़ का बिक जाए। बिल्कुल। तो वो ग्रोथ एक अलग लेवल पर है, वो उसकी उत्पादकता में नहीं आती है। उत्पादकता की ग्रोथ एक अलग है, मार्केट की शेयरिंग की ग्रोथ एक अलग है, दोनों की ग्रोथ अलग अलग दिशा में है। इसलिए ज़मीन के भाव बढ़ेंगे, बढ़ते चले जाएंगे, बढ़ने चाहिए, किसान को अच्छा मिलता है, लेकिन उस खेत के भाव के हिसाब से अगर उसके उत्पाद का भाव तय उत्पन्न होने लग गया तो बाकी स्थानों पर जो अवेलेबिलिटी है, जितना रेंट और ठेके पर मिलता है, उसका गैप जो है वो आपको समझना चाहिए। और उसके कारण से जो व्यावहारिक मूल्य बनता है किसी भी तरह से, वो A2+FL का है, लेकिन उसमें हम कैसे अधिक से अधिक परसेंटेज पर जा सकते हैं। दलहन हम में गए हैं, 100 से भी ऊपर गए हैं, 150 तक गए हैं, तिलहन में हम गए हैं, मोटे अनाजों में हम गए हैं। और इसमें केवल एक रेट नहीं होता है, मैं कृषि मंत्री के नाते कह सकता हूं कि ये क्रॉप पैटर्न को मैनेज करने का तरीका भी होता है MSP। केवल प्रॉफिटेबल प्राइस देना है, इसका केवल इतना अर्थ नहीं है। आज हम अनाजों में अपना पेट भर के इतनी आबादी का और पेट भर सकते हैं, लेकिन हमारे पास दलहन कम है, तिलहन कम है, मोटे अनाज कम है, तो हम सबसे ज़्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं दलहन तिलहन। तो दलहन तिलहन का हम दाम बढ़ाते हैं इसलिए कि उसका उत्पादन ज़्यादा बढ़े, और मोटे अनाजों का भी बढ़ाते हैं कि उनका उत्पादन बढ़े, और इनके सीमित इसलिए रहते हैं कि इनकी क्रॉप हमारी ज़्यादा हो रही है। तो MSP क्रॉप पैटर्न को मैनेज करने का भी सरकार का एक प्रयासों में से एक प्रयास है, एक टूल है उसका। तो उस नाते से किसानों को भी मैं निवेदन करूंगा कि वो फ्लोरिकल्चर पे जाएं, वो जो है सब्जियों की खेती पर जाएं, वो औषधीय पौधों की खेती पर जाएं। और उससे भी आगे मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा, क्योंकि आपके अन्नदाता को बहुत लोग देखते हैं, हम अर्बन एरिया के आसपास के जो किसान हैं, अब बहुत बड़े बड़े महानगर हैं, दिल्ली या ट्राई सिटी भी कह सकते हैं, नोएडा, गुड़गांव, दिल्ली NCR, उधर चंडीगढ़, मोहाली, पंचकुला ट्राई सिटी है, बम्बई के आसपास बहुत बड़ा अर्बन ऐसा है एरिया है, कलकत्ता के आसपास है, मद्रास के आसपास है, भोपाल, इंदौर, तो वहाँ 50-100 किलोमीटर तक पेरी अर्बन खेती की जानी चाहिए। पेरी अर्बन खेती का मतलब है शहर की ज़रूरतों के हिसाब से खेती। हम शहर में कितना फूल लगता है उतना फूल उसके चारों तरफ उगाएं, फिश की कितनी आवश्यकता है शहर में उसको उगाएं, दूध की कितनी आवश्यकता है डेयरी उसके आसपास करें, सब्जियां जो उनको फ्रेश चाहिए वो उसके आसपास हम उत्पन्न करें। यानी खाद्यान्नों को हम दूर से ला सकते हैं,
गेहूँ हम मध्य प्रदेश से ला सकते हैं, पेरिसेबल चीजें नहीं ला सकते। हम जो है धान जो है छत्तीसगढ़ से ला सकते हैं, झारखंड से ला सकते हैं। हम वो ताज़ा चीज़ें हैं जो उसी दिन की उसी दिन मार्केट में पहुंचाई जा सके, अच्छे दाम उसके ले सकते हैं। और इन चीज़ों को पहुंचाने के लिए हमको किसानों की अच्छी आमदनी के लिए पैरी अर्बन खेती पर बढ़ना चाहिए। आप हरियाणा और पश्चिमी यूपी की बात कर लें तो पश्चिमी यूपी में पूरा गन्ने का धान का पैटर्न है, हरियाणा में आसपास भी आपका धान का पैटर्न है। ये तो सोनीपत वगैरह में थोड़ा सा बेबी कॉर्न का कौन सिंह चौहान ने थोड़ा सा किया है। छोटे पैच में, लेकिन मनोली वगैरह थोड़े बड़े पैच में वो धान ही है। तो ये कैसे माइंडसेट कैसे चेंज होगा कि या तो धान गेहूं के मुकाबले उसमें प्रॉफिट नहीं है, प्रॉफिट नहीं मिलेगा तो किसान कैसे? नहीं, दो चीज़ें हैं। एक तो सीखने के लिए जो अचीवर्स हैं उनके माध्यम से सीखना अच्छा होता है। तो इसका प्रयास आपको ध्यान है, आपने बहुत कवर किया है। मैं हरियाणा में एग्री लीडरशिप समिट करता था और हमने 75 किसानों को हरियाणा के कृषि सम्मान से जो है वो सम्मानित किया। 1 लाख रुपया उनको देते थे और उनकी पूरी स्टोरी जो है वो लोगों के सामने बताते थे। और क्या चेंज किया इन्होंने, क्या अच्छा करके आए। और उसमें से मैं कहूँगा कि जब प्रारंभ में मैंने देखा तो एग्रीकल्चर या पशुधन के मेलों में सामान्यतः डिप्टी कमिश्नर साहब ही आते थे। हमने केंद्रीय मंत्रीगण, हमने एम्बेसडर, और जो मेरा गन्नौर का था उसमें तो महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी को भी हम लेकर आए। तो उनके माध्यम से उनको सम्मानित कराया। और इस तरह से मैं कहूँगा कि सरकार ने, आपके प्रयासों के भी मुझे उसमें जानकारी है, पद्मश्री तक किसानों को मिली। कंवल सिंह चौहान आपने चर्चा की, उनको मिली। नरेंद्र डिडवाणी पशुपालन में मिली, सुल्तान को फिशरीज में हरियाणा में, एक साथ हमारे 3 किसानों को मिली। तो एक तरीका तो ये है कि जो अचीव कर रहे हैं उनके माध्यम से सीखने का अवसर देना, उनको देखकर सीखते हैं। दूसरा, ये जो जिस खेती की मैं बात कर रहा था, ये थोड़ी पूंजी सघन है। और तो इस पूंजी सघन खेती के लिए उस प्रकार की पूंजी की अवेलेबिलिटी कराना, इससे इस खेती में सामान्य किसान क्रेडिट कार्ड से नहीं चलेगा। हाँ, जो गेहूं और 3 लाख धान वाले से नहीं चलेगा, गेहूं और धान 5 लाख वाले से नहीं चलेगा। गेहूं और धान के क्रेडिट कार्ड से हम इस खेती को नहीं कर पाएंगे। तो जो बागवानी में, फिशरीज में, जो फूलों की खेती में अपने को पंजीकृत कराते हैं, एक डाइवर्सन पे जाते हैं, जो पॉली हाउस लगाते हैं, हमारे हरियाणा के हर जिले में हमने इजराइल के साथ जो है हमारे एक्सीलेंसी सेंटर, सबसे ज़्यादा सेंटर यही है, एक्सीलेंसी सेंटर हमारे यहाँ है। कहीं मेरे जज्जर में फ्लोरिकल्चर का है, कहीं लाडवा में है, कहीं घरोंडा में है। एक करके सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ रामनगर में जो है मधुमक्खी पालन का है। तो इस पर अगर हमको जाना है तो हमको थोड़ी पूंजी ज़्यादा उपलब्ध करानी पड़ेगी। और इनके क्रॉप इंश्योरेंस के पैटर्न भी उस प्रकार के बेटर करने पड़ेंगे, क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट, क्योंकि जब ग्रीन रेवोल्यूशन आए ना तो रिस्क मैनेजमेंट का कोई सिस्टम नहीं बनाया गया था, जिससे किसानों को बड़ी भारी दिक्कत हुई। आज मुझे इस बात की खुशी है कि जब हमको मौका मिला तो डिजास्टर मैनेजमेंट का फंड हमने 6 से 12 हज़ार किया था, आपको याद है 2014 में ही। अब 15 हज़ार किया नायब जी ने, तो हम हरियाणा में उनके आभारी हैं। लेकिन मैं आपको एक किस्सा बताना चाहता हूँ कि जब हमने पहली फसल पर ही 1025 करोड़ रुपए दिए 2015 में, जब ओलावृष्टि हुई थी, तो उसके बाद जो सफ़ेद मक्खी आ गई कपास पर, बड़ा हल्ला हुआ था, तो 940 करोड़ रुपया हमने उस पर दिया, कपास पे कर दिया। तो मेरे पास उस समय 2000 करोड़ रुपए जो है इसलिए डिजास्टर मैनेजमेंट फंड के थे। अब मुझे विधानसभा में सवाल उठाया एक सदस्य ने कि ये तो थे, आपने बांट दिए, आगे क्या करोगे? तो मेरे मन में भी ये एक्सप्रेशन हुआ कि भाई एकदम सरकार पैसे निकाल कर 1000 करोड़ हर फसल पे दे देगी, ये तो सरकार का बजट अलाउ नहीं करेगा। तो बीमा पॉलिसी ऐसी हो जो किसानों के काम की हो। तो हमने अपने घर पर ही बैठकर और उसका ड्राफ्ट बनाया और मैं स्वयं पीएमओ में लेके आया और प्रधानमंत्री जी के दफ्तर ने उसको देखा और अरुण जेटली जी को उसको रिकमेंड किया। तो अरुण जी ने मुझे बुलाया, अरुण जी ने कहा कि धनखड़ जी आपने जो भेजा है उसको हम लागू करेंगे, आप उस पर अब मत बोलना। अच्छा, मैंने अगला सवाल किया कि मान्यवर कितने रुपए दोगे? तो उन्होंने कहा 15,000 रुपये। मैं कहा नहीं। बोले क्यों? मैं कहा 12 मैं मुफ्त में दे रहा हूँ। उस समय हम 12 दे रहे थे। तो 15 का बीमा 6 से 12 किया था। हाँ, तो 15 का बीमा कौन लेगा? कम से कम 25 करना चाहिए। उन्होंने स्वीकार किया और मैं आभारी हूँ प्रधानमंत्री जी और अरुण जेटली जी आज स्वर्ग में हैं उनका भी, कि हमारे किसानों को बहुत बड़ा लाभ इस क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम से हुआ है। वो जोखिम फ्री हो गए हैं
और अभी मैं दुख मान रहा हूँ पंजाब के किसानों का। मैं यही एग्जैक्टली कि सवाल उनके- पूछने वाला उनके- था कि पंजाब जो है, पंजाब बाहर है, हाँ। बिहार बाहर है, बिहार में भी हर साल बाढ़ आती है, पंजाब में काफ़ी साल के बाद आई है ऐसी त्रसदी। तो जो राज्य बाहर हैं उनके लिए कितना बड़ा चैलेंज है ये? बहुत मैं बताऊं ना कि इस समय हजारों करोड़ रुपया मिल जाता है, कई हजार करोड़ रुपए की भरपाई होती है जितनी बड़ी वहाँ डैमेज हुआ है। डैमेज हुआ। और ये डिजास्टर मैनेजमेंट का फंड अभी वो 20,000 रुपये कह रहे हैं। 20,000 क्या है, 25, 30, 35 तक चली गई अब तो करप्शन बढ़ता गया हर साल, बीमे का पैसा हर साल बढ़ता जा रहा है। तो उनको और ज़्यादा पैसा मिलने वाला था। मैंने मेरी स्टेट में 1100 करोड़ रुपया हर साल मिला है जी, जो कभी ऐसे शुरू हुआ था एक ओलावृष्टि से 1025, आप औसत लगाएंगे तो 1100 करोड़ रुपया हर साल मिला है। तो ये एक बड़ी जोखिम फ्री करना, तो ऐसे पेरी अर्बन एग्रीकल्चर के कंसेप्ट के लिए, पूंजी सघन खेती जो होने वाली है उसके लिए हमको क्रेडिट कार्ड के बारे में भी रीडिजाइन करना पड़ेगा, किसान क्रेडिट कार्ड कितना होना चाहिए आपके हिसाब से? और उसकी जोखिम फ्री के कारण से भी उसके आकलन हो सकते हैं कि वो कितने बड़े 1 एकड़ के हिसाब से करना चाहता है, 2 पर करना चाहता है, कितनी जमीन है, फिर भी उस हिसाब से वो जो इसमें शिफ्ट होगा वो एक कमेटी तय कर सकती है। 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख जैसी जरूरतें हैं उसके हिसाब से। 3 लाख, 5 लाख मैं वाले लिमिट से दोनों बातों का उसको बाहर निकाल देना मैं किसान का पुत्र हूँ, संतुलन करना चाहूँगा, क्योंकि हमको मनी मैनेजमेंट नहीं आता। हमारे पास जितना पैसा आता है हम खर्च कर दे। इसलिए किसान के बेटे होने के कारण से मेरी मनी मैनेजमेंट के हिसाब से समझ ये है कि हमारी ज़रूरतों के हिसाब से मिलना चाहिए। ज़्यादा दोगे तो हमसे खर्चा हो जाएगा, फिर पेमेंट में दिक्कत आएगी। लेकिन ये किसान का मूल स्वभाव है। मैं किसान लेकिन एक पुत्र हूँ, इसलिए उसको अतिरिक्त नाबार्ड की एक रिपोर्ट आई है, जैसे बड़ा परसेप्शन बनाया जाता है कि किसान पेमेंट नहीं करता। नाबार्ड की एक रिपोर्ट आई है कि जो उनका पेमेंट का रेशियो है, पेमेंट की जो क्षमता है वो बढ़ रही है, और पेमेंट वो पहले के मुकाबले ज़्यादा रीपेमेंट कर रहे हैं। है ना, ये बहुत अच्छा साइन है जो एक उनके ऊपर वो लगाया गया, एक तोहमत लगाई गई किसानों के ऊपर कि पैसा ले लेते हैं, देते नहीं है। नहीं, तो नाबार्ड ने अभी कहा है कि मैं ये नहीं कह रहा कि वो नहीं देते हैं, वो सबसे सिंसियरली देता है। क्योंकि गरीब होता है वो हमेशा दबाव में रहता है और वो चाहता है कि उसके मान सम्मान पर किसी भी प्रकार की आंच नहीं आए। बहुत मजबूरी में हजारों हजार एक में एक आध व्यक्ति होता है जो इस प्रकार के डिफ़ॉल्ट की सिचुएशंस आती है, नहीं तो वो अच्छी पेमेंट करता है। मैं ये नहीं कह रहा वो पेमेंट अच्छे नहीं करता, वो मनी मैनेजमेंट का स्वभाव उसका नहीं है। मैं जो बात कर, जैसे एक व्यापारी का मनी मैनेजमेंट का स्वभाव होता है, वो पूंजी और प्रॉफिट को अलग रख सकता है। तो हमको पूंजी और प्रॉफिट को अलग रखने की आदत जो है वो आप सीख रही है, नई पीढ़ी सीख रही है। इसीलिए मैंने कहा, देखिए जो सबसे बड़ा चैलेंज है ना, वो ये है कि किसान ऐसी जगह खड़ा है कि जहाँ वो ऐसी जगह है जहाँ पर कोई प्रॉफिट नहीं है, वो नॉन प्रॉफिटेबल पॉइंट पर खड़ा है। एक तरफ उसको जितने भी इनपुट बेचने वाले हैं सब प्रॉफिट कमा लेते हैं, और दूसरी तरफ जो उससे आउटपुट जो आउटपुट लेने वाले हैं वो पूरा दबा के खरीदते हैं कि इसको प्रॉफिट ना रह जाए। इसलिए किसान को एक हिस्से का दरवाजा खोलना पड़ेगा, खटखटा रहा है वो, उसको खोलना पड़ेगा और उसको अपनी बिक्री खुद शुरू करनी पड़ेगी। कोई चीज बना एफपीओज के माध्यम से करे, वो जो है कोऑपरेटिव के माध्यम से करे, अपने 10-20 किसान किसी भी रूप में मिलकर करें। अगर वो डायरेक्ट मार्केटिंग करने लगता है तो उसकी आमदनी को कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि एक सिंपल सा आकलन ये है कि किसान जितना 6 महीने में कमाता है, उसके सामान से बिक्री करने वाले उसको उतना 6 दिन में कमाते हैं। तो वो 6 दिन और 6 महीना दोनों उसका होना चाहिए। और इसलिए मैंने एग्री बिजनेस स्कूल गुड़गांव में बनवाया, अभी शुरू नहीं हुआ है, बिल्डिंग बन गई है, कि जिसमें किसानों के बच्चों को एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के बिजनेस के बारे में पढ़ाया जाए, एग्री बिजनेस स्कूल, ताकि नई पीढ़ी इन्वॉल्व हो। जब देखिए जो ज़्यादा पढ़े लिखे लोग आ रहे हैं, आपने देखा खेती में, वो डायरेक्ट मार्केटिंग कर रहे हैं और वो खूब अच्छा यश कमा रहे हैं। तो हमारे भी जो यंग नौजवान हैं वो डायरेक्ट मार्केटिंग जिस दिन से पकड़ लेंगे। मेरी तो स्टेट ऐसी है, मैं ताज़ा फूल गुड़गांव दिल्ली में किसी का जन्मदिन मनाना हो मैं भिजवा सकता हूँ, ताज़ा दूध पीने के लिए दे सकते हैं, 3-4 घंटे बाद 5 बजे दूध निकल सकता है, 8 बजे ताज़ा आपकी रसोई में पिलवा सकते हैं हम।
ताज़ा सब्जी आपके घर में बनवा सकते हैं। इस कंसेप्ट को हमको पकड़ना चाहिए। लेकिन डायरेक्ट मार्केटिंग की चेन और उन चीज़ों का उत्पाद जो बिना किसी प्रोसेसिंग के बिक सकते हैं। मैं फ्रेश बेच सकता हूँ। मैंने हरियाणा फ्रेश नाम का एक ब्रांड रजिस्टर कराया मंत्री रहते हुए किसानों के लिए, हरियाणा फ्रेश नाम से, कि हम ताज़ा माल अपनी खुद मार्केटिंग करना शुरू करें। तो इस पर जब तक नहीं आएंगे, एक दरवाज़ा हमको खोलना पड़ेगा। खटखटा रहे हैं, कुछ लोग कर रहे हैं, वो अच्छा कमा रहे हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को डायरेक्ट मार्केटिंग में आएंगे तो किसान का काम प्रॉफिटेबल हो सकेगा। तो ये जो आपने मार्केटिंग की बात की, मार्केटिंग का मुद्दा तो है ही है। आप कह रहे हैं कि ये जो या तो डायरेक्ट मार्केटिंग करे या प्रोसेसिंग में जाए, कहीं एक पॉइंट उसको दरवाज़ा एक खोलना पड़ेगा। ओम प्रकाश जी, प्रोसेसिंग में भी आखिर में मार्केटिंग ही है। हाँ, प्रोसेस तो आपके लिए कोई भी कर देगा। हाँ, मार्केटिंग आपको आनी चाहिए। आमदनी मार्केटिंग में है, प्रोसेसिंग उसका एक बीच का हिस्सा है। अगर आखिरी एंड पर आप नहीं पहुंचे तो फिर उसमें प्रोसेस में भी फंस कर खड़े हो सकते हो। प्रोसेसिंग भी आप तभी, प्रोसेसिंग की दो ही कारणों से ज़रूरत पड़ती है। पहला, एक मार्केट को प्रोसेस्ड चीज़ चाहिए तो प्रोसेस्ड दो। अगर मार्केट में उस समय फ्रेश नहीं बिक रहा तो प्रोसेस का फ़ायदा है। मान लो मैंने टमाटर की खेती की है और उस समय फ्रेश टमाटर का रेट डाउन चला गया है, तो हमने तो हरियाणा में भावांतर भरपाई उसके लिए दी है कि संरक्षित रेट देंगे, आप जे फार्म कटवाइए, जो गैप है वो हम देंगे। लेकिन उसके बावजूद भी और अच्छा चाहते हो तो मान लो केचप बनाने की आपने प्रोसेसिंग की है, तो उसका आपका बेनिफिट समय के साथ हो सकता है। यानी जिन चीज़ों को आप फ्रेश नहीं रोक सकते, उन चीज़ों का आप प्रोसेसिंग करके किसी दूसरे समय में अच्छा लाभ ले सकते हो, तो उस पर जाने की आवश्यकता है, उसका बेनिफिट होगा। जैसे हमने देखा कि काफ़ी, जैसे दूध सबसे जल्दी ख़राब होने वाली चीज़ है, उसके इतने सारे प्रोडक्ट बन गए और वो आप देखिए क्या क्या बन के और कितने बड़ा मार्केट बन गया। लेकिन हमने टमाटर का हम नहीं कर पाए, प्याज का नहीं कर पाए, जबकि उससे ज़्यादा ही चलता है ये सब, उसका हम नहीं कर पाए। उस पर काम चल रहा, किसान भी थिंकिंग कर रहे हैं। ये जो सारी बातें आप कर रहे हैं, इसके बावजूद हरियाणा और पंजाब पे एक बड़ी तोहमत है, दोनों राज्यों पे, कि ये क्रॉप पैटर्न बदल नहीं रहे। यहाँ के किसान धान और गेहूँ इसी कल्चर में लगे हुए हैं, बदलेंगे कैसे ये? देखिए, दो बातें हैं इसमें। एक तो अच्छी बात हुई है, मैं सरकार का, प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूँगा कि डायरेक्ट पेमेंट शुरू हुई है। और हम किसान आंदोलन के बीच में हुई है, 3 कृषि कानूनों के खिलाफ बीच जब में हुई है, आंदोलन तो चल रहा था, किसानों को उसके बड़ी बीच बड़ी बड़ी में बड़ी बहुत- बड़ी राहत दी है, बड़ी राहत दी है, और किसान इससे बड़ा खुश है। किसान सम्मान निधि से भी किसान बड़ा खुश है। देखिए ये कई बार क्या है ना कि सेट पैटर्न से बाहर जाना, उसके लिए थोड़ी सी हिम्मत लगती है। हमारे यहाँ बहुत अच्छा पैटर्न सेट हो गया है कि पैदा करो, मंडी में ले आओ, मंडी में इस पे मिलेगा। खरीद पूरी की पूरी सरकारें कर रही हैं, पंजाब में भी केंद्र सरकार कर रही है, हरियाणा सरकार भी शामिल हो जाती है सब फसलों के लिए, और उसके कारण से वो एक उस सर्कल में, लेकिन उस सर्कल से आगे बढ़ना है तो निश्चित रूप से हमको कई सारी चीज़ों पर जाना पड़ेगा, और उसके लिए मार्केट भी जो है वो एसेस करनी पड़े। मैं वो आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। मेरे बादली में एक गाजर उगा रहा था किसान, में उसके खेत पर खड़ा हो गया। मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी है बादली, मैंने कभी गाजर उगाई है? हाँ। बोला अंकल जी गाजर उगाई है। नौजवान लड़का था। मैंने बहुत अच्छा है भाई, क्या हुआ? तो उन्होंने कहा कि ये ठेकेदार को दे दी है, और ये उसने कोई बताया कि 30,000 रुपये हमको ये दे देगा इसका। तो मैंने कहा ये क्या करता है? बोला जी ये दिल्ली में बेच के आता है। और ये कितने कमा लेता है? बोला अंकल जी ये भी इतने कमा लेता है। 30,000 वो भी करा, 30,000 वो भी कमा लेता है। तो देखिए, मैं कहा ठेकेदार कहाँ का है? बुलंदशहर का है। मैंने कहा भाई ये काम हम नहीं कर लेते। बोला अंकल जी झंझट में कौन पड़े, बस यही विषय है। ये जो झंझट में पड़ने वाली बात है, ये माइंड सेट है। आज़ादपुर मंडी बादली से आना कोई दूर की कौड़ी नहीं है, लेकिन जो रोज़ का झंझट है, जो की शुरुआत है, और अब तो बहुत सारी चेन है, रिलायंस की है, बाकी सब हैं, दुनिया भर के ऐसे स्टोर्स हैं जो फ्रेश सब्जियां खरीदते हैं, और कंट्रैक्ट भी पहले भी हो जाता है। तो उस नाते से इस झंझट में किसान को पड़ना पड़ेगा। ये झंझट ही आमदनी दिलाएगा जिसको झंझट मानता है। तो ऐसे भिन्न भिन्न चीज़ों की डायरेक्ट मार्केटिंग अब बहुत जगह करने लगा है। मैं उस बात की खुशी भी होती है, अपने खेत के किनारे बैठ के सब सब्जियां बेच रहा है। मेरा अमरूद का ज़िला है, मैं झज्जर से आता हूँ, तो अमरूद बेचने वाले अब बहुत सारे लोग जो है
खुद भी कोई बहुत सारे लोग बेचते हैं, खुद नहीं बेचते, वो किसी न किसी बेचने वाले को खड़ा कर देते हैं। तो जितनी तरह से भी हम डायरेक्ट मार्केटिंग में जाएंगे उससे बेनिफिट बढ़ेगा और ये इसी पर जाना पड़ेगा। फिर जब मार्केटिंग का सुख मिलता है, जब उसकी उस प्रकार की आमदनी बढ़ती है, तो उसको क्रॉप पैटर्न भी ध्यान में आता है कि कौन सी क्रॉप में मैं ज़्यादा आमदनी ले सकता हूँ। यानी फसल उगाने पर ध्यान देने की बजाय रुपए ज़्यादा कैसे आएँ इस पर ध्यान देना पड़ेगा, तो क्रॉप पैटर्न चेंज हो जाएगा। फसल अच्छी से अच्छी हो, उससे ज़्यादा क्या है कि पैसे ज़्यादा से ज़्यादा किस में ज़्यादा से ज़्यादा आने वाले हैं उस पर फोकस करना पड़ेगा। तो क्रॉप पैटर्न अपने आप और बेहतरी की तरफ चला जाएगा। और इसके लिए जो फैसिलिटेटर है, जैसे मैंने कहा पूंजी सघन है तो पूंजी सरकार को उपलब्ध करानी पड़ेगी। रिस्क मैनेजमेंट चाहिए तो रिस्क उस प्रकार से कराना पड़ेगा। हमारे कृषि विज्ञान केंद्र और विश्वविद्यालय, हमने हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी अब अलग से बनाई है, महाराणा प्रताप यूनिवर्सिटी, उसने अगुवाई करनी चाहिए, डिपार्टमेंटों ने भी अगुवाई करनी चाहिए। एक्सीलेंसी सेंटर्स ने अपने साथ जोड़ना चाहिए कई सौ एकड़ को कि हमारे जैसा हम आपको करा के देंगे। तो ये उस नाते से फिर हौसला बढ़ेगा तो आगे बढ़ जाएंगे। ये धान गेहूं से हरियाणा और पंजाब में पानी का भी बहुत बड़ा संकट हुआ है। देखिए दोनों आप भूगोल के चूंकि प्राध्यापक रहे, इसलिए मैं ये सवाल जरूर मैं पूछना चाह रहा था कि पानी, दोनों तरह की चीज़ें, एक्सेस पानी और जहाँ पे शॉर्टेज है, दोनों एक इतनी बड़ी, हरियाणा पंजाब दोनों के लिए बड़ी समस्या है। दोनों पे तोहमत लगती है, दोनों ने पाताल में कर दिया पानी, धान की वजह से खास तौर पे। देखिए आपने बिल्कुल कहा कि दुधारी तलवार है। हाँ। जहाँ पानी अधिक आया, फ्लड इरीगेशन के कारण से लाखों एकड़ ज़मीन खराब हो गई। हरियाणा की 10% ज़मीन खेती योग्य खराब है, यही हालत पंजाब की है। इसी तरह से जब ये पानी ज़्यादा निकालते हैं तो उससे और भी खराबी होती है, क्योंकि उसके कारण से अंडरग्राउंड वाटर नीचे जाता है। हरियाणा के बजट के बारे में तो मैं आपको कहूँ कि हमारा 2 करोड़ एकड़ फुट पानी का बजट है जो हमको मिलता है सालाना। 60 लाख एकड़ फुट हम भाखड़ा डैम से लेते हैं जो 8000 क्यूसेस के आसपास बनता है, 8100 कुछ क्यूसेस के आसपास बनता है डेली। और इसी प्रकार से हमारा 40 लाख एकड़ फुट जो है वो जमुना से आता है। अच्छा। और 1 करोड़ एकड़ फुट पानी हम निकाल लेते हैं ट्यूबवेल से, 2 करोड़ एकड़ फुट हो गया। और 1 करोड़ 20 लाख एकड़ फुट हमारी बारिश होती है। अच्छा। उसमें से आधा बह जाता है और आधा जो है अंदर रिचार्ज होता है। तो जो निकालते हैं 1 करोड़ एकड़ फुट और जाता है 60 लाख, 40 लाख एकड़ फुट का हर साल का घाटा है। और ये जो पानी आता है जहाँ अवेलेबिलिटी है, ज़्यादा अवेलेबिलिटी है या ज़्यादा निकाल कर सींचते हैं, वहाँ फ्लड इरीगेशन हमारी समस्या हो गई है, वहाँ हमारी ज़मीन जो है वाटर लॉक्ड हो गई है। तो कहीं कम हो गया है, कहीं ज़्यादा सिंचित होने से खेत खराब हो गए हैं। इसका ऑप्टिमम बेहतर मैनेजमेंट करना पड़ेगा। जितना पानी चाहिए उतना पानी लेना, चाहे ट्यूबवेल से निकाल रहे हैं चाहे नहर से ले रहे हैं, जिससे हमारी ज़मीन खराब नहीं हो और हमारा ज़मीन के पानी का घाटा भी जो अंदर का है अंडरग्राउंड का वो नहीं हो। ये इस देश के सभी राज्यों को सीखना होगा। हरियाणा में एक स्कीम आप लोगों के टाइम में चलाई गई थी, वो मेरा पानी मेरी विरासत, तो वो पूरे देश में, पंजाब ने अभी कॉपी किया है, पिछले साल ही उन्होंने लागू किया है। 8000 आपके यहाँ अब हो गए, 7000 आपके टाइम में था। तो ये पूरे देश में कैसे इसको, देखिए एक विषय ये क्रॉप पैटर्न चेंज के लिए है, जिसमें कम पानी लगता है वैसे क्रॉप पैटर्न चेंज करें। एक हमने और काम किया था, जब मैं सिंचाई मंत्री था तो 14 पायलट प्रोजेक्ट बनाए थे कि आपके खेत में पानी हम देंगे, जैसे बिजली सरकार देती है, आपको कुछ नहीं करना। 400 एकड़ 300 एकड़ 500 एकड़ के ऐसे पायलट प्रोजेक्ट बनाए हमने। एक टैंक बनाया, सोलर सिस्टम लगाया और हमने कहा आपको 4 तरह से पानी देंगे, माइक्रो ड्रिप इरीगेशन, माइक्रो फुहारा और बड़ा फुहारा, और हम आपको रेनगन से पानी देंगे, फ्लडेड नहीं देंगे, और पानी का जिम्मा आप हम पर छोड़ दीजिए। ये इस तरह से हमको बढ़ना पड़ेगा आगे। तो वो चीज़ें वहीं रुक गई। मैं जब मंत्रालय मेरे पास से चला गया, अगर वो आगे इस तरह की चीज़ें बढ़ानी पड़ेगी कि एक बेटर वाटर मैनेजमेंट है, वो हमको किसी न किसी रूप से करना पड़ेगा कि जिससे हमारा खेत खराब भी नहीं हो और सिंचाई की कमी भी नहीं रहे, पानी का अभाव भी नहीं हो अंडरग्राउंड वाटर का, और वो सरफेस का पानी उससे ज़्यादा भी नहीं हो। इस पर हमको जाना पड़ेगा, ये अति आवश्यक है। ये किसान संगठनों से मेरी बात होती है, वो ये मानता है कि उसका सबसे बड़ा चैलेंज है उसके सामने कि उसको दाम नहीं मिलता। आप कह रहे हैं कि उसको MSP की गारंटी से काम नहीं बनेगा, C2+50 से काम नहीं बनेगा, उसको मार्केटिंग वाला जो दरवाज़ा है वो खोलना पड़ेगा। और
एमएसपी की जो गारंटी की लड़ाई है वो आज भी जारी है। 400 दिन यहाँ किसान नेता आपके, कुछ आपके भी राज्य के साथी हैं, कुछ पड़ोसी राज्य के साथी हैं, वो बैठे थे। तो ये एमएसपी का जो मुद्दा है, एमएसपी की काट क्या हो सकती है, विकल्प क्या हो सकता है, और उसका एक जो एमएसपी से उम्मीद करता है किसान कि एमएसपी से हमारा जो है ठीक हमें आय हो जाती है, वो कैसे आगे बीजेपी के लोग बढ़ाएंगे, कैसे किसानों को मनाएंगे? क्योंकि देखिए, ये दो बार बार आता है कि एमएसपी का मुद्दा पंजाब हरियाणा के लिए विशेष तौर पे, जहाँ सबसे ज़्यादा एमएसपी मैं की रकम मिलती है, दो तीन बातें कहूँगा। कैसे एड्रेस होगा? मैं 2-3 बातें कहूँगा। देखिए, एक समय थे, हम कहते थे कि हमारी खेती जीविकोपार्जी खेती है, और घर के बीज थे, घर के बैल थे, घर की खाद थी, और हम अब वहीं तक सीमित थे, कहीं बाहर नहीं जाते, बाहर नहीं जाते थे। आमदनी हमारी तब भी कम थी। अब हम एक नए लेवल पर हैं, और वो नए लेवल पर भी हम उसी प्रकार के हैं। जब कोई चीज़ 10, 15, 20 साल, 30 साल चल जाती है तो वो भी एक प्रकार की परंपरागत हो जाती है। किसी भी प्रकार की परंपरागत चीज़ों में बहुत आमदनी नहीं होती है। जो भी परंपरागत हो गई, आपने एक गाड़ी बनाई, वर्षों से वैसे ही बना रहे हो तो बहुत आमदनी नहीं होगी। आपने एक स्कूटर बनाया, वर्षों से वैसा ही बना रहे हो तो वो आमदनी नहीं होगी। आपको उद्यमशील होना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा। तो किसानों को भी उद्यमशीलता के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। जो नए प्रयोग खेती किसानी में दुनिया भर में अपने देश में हो रहे हैं, उस पर आगे बढ़ना पड़ेगा। डायरेक्ट मार्केटिंग करनी पड़ेगी, तो खेती उद्यमशीलता के साथ करनी पड़ेगी। परंपरा में जो भी रहेगा वो सदा से पीछे रहा है। 10, 20, 30 साल में परंपरा होकर उसका सामान्यीकरण हो जाता है, और सामान्यीकरण चीज़ों में किसी भी क्षेत्र में वो अधिक आमदनियाँ नहीं होती हैं, जल्लाई जो भी हो जाती हैं। तो इसलिए आपको नई अब हिमाचल में है, पहले एक सेब का खेत 1 एकड़ 5 लाख की आमदनी देता था, अब नया सीड आया तो 25 लाख की देता है। हर चीज़ में बदलाव है, तो कैसे कैसे हम बदलाव कर सकते हैं, नई चीज़ों पर, नए पैटर्न पर कैसे जा सकते हैं, एक उद्यमशीलता का माइंडसेट। दूसरा एक एग्जाम्पल मैं दूंगा। मैं एक समय में इजराइल में मैंने कई बार 2 बार गया हूँ, तो मैं एक किसान का खेत देखने गया। तो किसान मुझसे पूछता है खेती कैसी होनी चाहिए, तो जैसे मैंने कहा अभी उद्यमशील होनी चाहिए, उसने कहा नहीं, खेती फैशनेबल होनी चाहिए। अच्छा, हाँ। ये नया टर्म था खेती के लिए। फिर उसने मुझे एक स्लाइड दिखाई, मेरे पास है, मैं आपको दिखाऊंगा। हाँ। और उस स्लाइड में उसने कहा कि ये देखो 8 तरह की गाजर है, 4 तरह की शिमला मिर्च है, इतने तरह का टमाटर है। ग्राहक किसी में तो फंसेगा ही। तो आज का युग जो है फैशनेबल खेती का भी है, फैशनेबल फार्मिंग का भी है, ऑर्गेनिक खेती का भी है। जो नई नई चीज़ें आ रही हैं, हमने उसके साथ जाना पड़ेगा। अगर फिर डायरेक्ट मार्केटिंग, जैसे मैंने प्रारंभ में कहा, वो इसका एक उपाय है। तो जितने संस्थान सरकार ने बनाए, हमारी 3 यूनिवर्सिटियाँ हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में, पशुपालन अलग है, हॉर्टिकल्चर अलग है, हिसार चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय खेती का परंपरागत, हर जिले में जो है कृषि विज्ञान केंद्र है, हर जिले में एक्सीलेंसी सेंटर है। उनसे जुड़ाव रखते हुए फिर मैंने एक नई टर्म आपके सामने डिस्कस की, पेरी अर्बन एग्रीकल्चर। हमारे अर्बन क्षेत्र 4 करोड़ का मार्केट है जी। बिल्कुल। और आपके यहाँ तो नजदीक में अंतर्राष्ट्रीय बागवानी मंडी बन रही है, 4 करोड़ काम हो रहा है उस पे। 4 करोड़ लोग यहाँ रहते हैं, और ये 4 करोड़ लोग 100 रुपये का भी सामान खरीदें तो रोजाना, कितनी बड़ी मार्केट है। इस वाले मार्केट में पैसा कोई मैटर नहीं है ना, क्वालिटी मैटर करती है, फ्रेशनेस मैटर करती है, और आजकल तो होम डिलीवरी मैटर करती है। ब्लिंकिट जैसी सर्विसेज किसानों के बेटे मिलकर चला सकते हैं। हम देंगे आपको फार्म से देंगे, फार्म फ्रेश देंगे। आप हमको ऑर्डर करिए 5 बजे, आपको शाम को ताज़ा दूध पिलाएंगे। आपका 12 बजे रात को जन्मदिन मनने वाला है, हम आपको शाम को फ्रेश फूल देंगे। उसके लिए हमारे किसी साथी ने बताया था कि ये जैसे फैमिली डॉक्टर है, फैमिली फार्मर भी होना चाहिए कॉन्सेप्ट। ये शहरी लोगों को भी एक दिमाग में लाना चाहिए कि जैसे फैमिली डॉक्टर है, फैमिली फार्मर भी। ये तो बहुत अच्छा कंसेप्ट है। मेरे पास एक बार जब मैं कृषि मंत्री था, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के कुछ लोग आए थे, और उन्होंने कहा हम गांव में जाना चाहते हैं। तो मैंने कहा गांव को विश्वविद्यालय ले आओ ना। उसका मतलब क्या है? मैंने कहा समझिए, आप 10-20 गांव अडॉप्ट कीजिए, उन्हीं का दूध लेंगे, उन्हीं की सब्जी लेंगे, उन्हीं का अनाज लेंगे। आप पहुंच गए गाँव में। आप कुछ गाँव के विजिटर बन के दर्शन करके आए, ये क्या मतलब है? इसलिए अर्बन लेवल पर जो संपन्न लोग हैं
उन्होंने गाय भैंसे ऐसे अडोप्ट करनी चाहिए अपने दूध के लिए। उन्होंने इस प्रकार से खेत अडोप्ट करने चाहिए फ्रेश खेती के लिए। बहुत अच्छा सुझाव है। और वो जो माइंडसेट वो माइंडसेट की भी मैं आज ये गुड़गांव और इसमें रहने वाले जो 50 करोड़ 100 करोड़ 500 करोड़ 1000 करोड़ नोएडा गुड़गांव दिल्ली में रहते हैं, वो अपने खेत का अनाज खाएं ना। बेशक उन्होंने खरीदा नहीं है, खेती नहीं की है, लेकिन उनको मालूम हो कि इस 10 एकड़ में जो पैदा हो रहा है वो मेरे लिए उत्पन्न हो रहा है, ऑर्गेनिक हो रहा है। या जो सब्जियां उत्पन्न हो रही हैं हमारे लिए हो रही हैं, फूल हो रहे हैं वो हमारे लिए हो रहे हैं। हम नहीं करेंगे, वही किसान करेगा, वही करेगा। और आजकल टेक्नोलॉजी के माध्यम से हर चीज़ की ऑब्जर्वेशन भी हो सकती है। फास्ट टेक्नोलॉजी है। गाय भैंस की भी ऑब्जर्वेशन हो सकती है 24 ओवर, और खेती की भी ऑब्जर्वेशन हो सकती है। इस कंसेप्ट पर बढ़ेंगे तो किसानों की आमदनी और बढ़ जाए। पेरी अर्बन में भी नेक्स्ट लेवल हो गया कि हम जो है सीधा सीधा जो है किसान से जुड़कर अपने लिए ले सकते हैं, तो उससे भी आगे जाया जा सकता है। बिल्कुल। एक मुद्दा जो किसानों की आमदनी का मुद्दा है, आजकल बहुत ट्रेंड में है, ये जो एथेनॉल ब्लेंडिंग का मुद्दा है। और ये मुद्दा ऐसा है कि जो शहरी वर्ग है, खासतौर मध्यम वर्ग है, मध्यम वर्ग भी इसमें थोड़ा सा नाराज़ है कि उसकी गाड़ी की माइलेज कम हो गई, उसको अलग रख दीजिए। पर्चा फाड़ा जा रहा है किसान के नाम पे कि किसानों को इसका लाभ मिल रहा है एथेनॉल का। आप ये बताइए, है ना, मेरा सवाल एक बार पूरा हो जाए। पर्चा फाड़ा जा रहा है कि किसान को लाभ मिल रहा है एथेनॉल से, ये तो मैं मान सकता हूँ कि भाई उसकी पेमेंट जल्दी हुई है गन्ने वालों की, या मक्के का थोड़ा सा अच्छा दाम मिलने लगा, एमएसपी के आसपास दाम मिलने लगा, लेकिन एथेनॉल के ऊपर कोई उसको एक्स्ट्रा नहीं मिल रहा। जो रॉ मटेरियल उसने दिया, गन्ना दिया, गन्ने को इसको पेमेंट हो गई, अच्छी बात है, लेकिन एथेनॉल जो बन रहा है 1 रुपये लीटर भी किसान को नहीं जा रहा। लेकिन किसान के नाम पे पर्चा फाड़ा जा रहा कि किसानों को हमने लाभ दिया, किसानों को ये हुआ वो हुआ। किसान को 1 रुपये भी अगर 1 लीटर पे मिलने लग जाए तो हम कह सकते हैं कि किसान जो है इसके लिए आगे बढ़े, और ऊर्जादाता जो उसको एक गडकरी साहब ने नाम दिया कि ऊर्जादाता है, वो सार्थक होगा। अच्छा आप बताइए, मेरी पराली बिक रही है कि नहीं बिक रही? हाँ बिक रही है, बिक रही है ना। ये सब शुरू हुआ बायो ईंधन तभी तो शुरू हुआ। उसके पैलेट्स बन रहे हैं कि नहीं बन रहे? उससे सीएनजी बन रही है कि नहीं बन रही? इथेनॉल में इस्तेमाल गन्ने की जो है खोई हो रही है कि नहीं हो रही? ये सारे के सारे देश का लाभ। देश का सबसे बड़ा बिल कौन सा है आपको मालूम है? पेट्रोल डीजल का। मेरे देश का पेट्रोल डीजल का बिल अगर कम आता है, और मेरे फार्मर का ये जो बाई प्रोडक्ट है, या जो ऐसा है जिसको मैं जलाता था, किसी भी उपयोग में नहीं लेता था, उसका उपयोग होकर अगर ईंधन बन रहा है, बायोडीजल बन रहा है, वो जिसमें भी मिल रहा है, इथेनॉल बन के मिल रहा है, सीएनजी बन के मिल रहा है, पैलेट्स बन के यूज में आ रहा है, मैं खुश हूँ किसान के नाते से। किसी ने टेक्नोलॉजी चेंज करनी है, करिए। कार वालों के पास बहुत पैसे हैं, कार के बनाने वाले मालिक लोग टेक्नोलॉजी और बेहतर करेंगे। नई से नई टेक्नोलॉजी, बेहतर से बेहतर चीज़ें आ रही हैं। उनका क्षेत्र है, मैं सिरदर्द नहीं कहूँगा, उनका क्षेत्र है। वो और बेहतरी की तरफ जा सकते हैं। उनके हज़ारों करोड़ के, लाखों करोड़ के प्रोजेक्ट हैं, उनके पास पैसा है, सब है, टेक्नोलॉजी है। अगर मेरे किसान का उतना ही जो पराली सारी की सारी एक भी ना जले, और वो अगर कहीं ईंधन में जा रही है, मेरी सारी खोई अगर ईंधन में जा रही है, तो मैं उससे बड़ा खुश हूँ। मेरे लिए बहुत अच्छी किसान के फेवर की बात है। और उसके कारण से किसानों को जो इसका पैसा मिलना शुरू हुआ है, इस प्रकार का जो उसके घर में जो पराली या जो बाकी जो इस तरह का बाई प्रोडक्ट उत्पन्न होते हैं, वो किसान के लिए संपन्नता बढ़ाने का रास्ता है। आज कितने पैसे की बढ़ी है, कल और पैसे की बढ़ेगी, परसों और पैसे की बढ़ेगी। रास्ते खुलने चाहिए, पैसे तो बढ़ते चले जाते हैं। लेकिन वही है कि मेजर जो एथेनॉल का पार्ट है वो है गन्ना और मक्का। ये 2 चीज़ों पे किसान को जो आपने मान लीजिए कि 5 करोड़, मैं कृषि मंत्री, देखिए भाई, मैं कृषि मंत्री रहा हूँ, और हम गन्ने के भाव कैसे देते हैं? चीनी के भाव के 10% से ऊपर तक भी जाने की कोशिश करते हैं। क्या वायबिलिटी है? उस वायबिलिटी को बनाने के लिए अगर गन्ना मिलने, बाई प्रोडक्ट उत्पन्न कर रही हैं, मुझे रेट तय कराने में कितनी कठिनाई आती थी, मैं इसको जानता हूँ। अगर 4000 रुपये चीनी है, 40 रुपये किलो है, तो मुझे 400 रुपये गन्ने का भाव दिलाना है। लेकिन खाली 10% में हर समय जो है उसकी रिकवरी 10% की नहीं होती है, हर समय नहीं। कई बार 9 होती है, कई बार 8.5 होती है। उस सबको मैनेज करने के लिए अगर खोई का मुझे पैसा मिल रहा है, हर किसान को जल्दी पेमेंट हो रही है, मेरे लिए प्रसन्नता की बात है। मेरी मिलें वाइबल हो रही हैं। मेरी कोऑपरेटिव मिलें भी मैक्सिमम है, केवल व्यापारी, बाहर के व्यापारी की मिलें नहीं है, सरकार की मिलें भी है, किसानों की मिलें हैं, कोऑपरेटिव की मिलें। तो उसके कारण से वो बेनिफिट भी एक तरह से किसान के हाथ में जा रहा है।
मतलब जो कुछ तो डायरेक्ट मिल रहा है, कुछ इनडायरेक्ट भी मिल रहा है। निश्चित रूप से, निश्चित रूप से अगर हिसाब में जाएंगे तो देखेंगे, बारीकियों में जाएंगे तो किसान इस बजट को समझता है, जो लंबे समय से जुड़ा रहता है, उसका अपने मिल से भी लगाव होता है, उसका जो एक संबंध बनता है, उसको मालूम है, उसकी पहले से बुकिंग होती है, गन्ना मैंने इसी मिल को देना है, उसको मालूम है कि मेरी पेमेंट 1 हफ्ते में 2 हफ्ते में, और ये तो मेरे लिए बहुत बहुत गजब की बात है। नहीं तो कितने बिल बकाया रहते थे, आपको याद है, आंदोलन करने पड़ते थे, आंदोलन करने पड़ते थे। तो ये जो बाई प्रोडक्ट जो भी आया है उसके कारण से, और उसके कारण से जो उसकी पेमेंट जल्दी मिलने लगे, मैं बता खुशी की बात है। और मैं किसान को तो हर कोई इस बात से राजी होना चाहिए, उसमें दोनों का फायदा है, हमारा किसानों का अपना फायदा भी है, हमारे उससे जो है और देश का फायदा भी है, देश का बिल कम हो रहा है। और भाई कोई टेक्नोलॉजी की बात है तो बड़े बड़े ये फैक्ट्रियाँ हैं, अपने अपने टेक्नोलॉजी को और बेहतर कर ले में, आजकल सब टेक्नोलॉजी इतनी तेज़ी से बेहतर हो रही है जिसकी कोई सीमा नहीं है। किसान कहता है धनखड़ साहब कि उसकी सबसे बड़ा जो उसके सामने चैलेंज है, दाम न मिलना मार्केट में बहुत बड़ा चैलेंज है। चाहे जो है आप भी किसान परिवार से हैं, किसानी की है, मैं भी किसान परिवार से हूँ। एक चीज़ जानता हूँ कि दाम बहुत बड़ा एक इशू है उसका, बहुत सारी पॉलिसी उसमें भी, पॉलिसी भी है, मार्केट भी है, बहुत सारी चीज़ें रेगुलेट करती हैं चीज़ों को। आप क्या देखते हैं कि ये जो किसानों के सामने 2-3 बड़ी समस्याएं हैं, या खेती के सामने जो बड़ा चैलेंज है अभी, वो कौन कौन से चैलेंज? देखिए 2-3 बातों को समझना पड़ेगा। दाम पर अगर समझना है तो 2-3 चीज़ें समझनी पड़ेगी। दाम किस में है? ब्रांडिंग में है। वही जूता आपको सड़क पर रख के कोई बेच रहा है तो आप कितने में खरीदेंगे, और वही माल में आपको एडिडास और बाकी नामों से बेच रहा है तो कितने में खरीदेंगे, चाहे सेम क्वालिटी हो। हाँ, क्यों फ़र्क है? बेहतर भी हो सकती है, क्योंकि लोग ब्रांड में फंसते हैं। दूसरी बात, पैकेजिंग में फंसते हैं। आप शिमला से चंडीगढ़ आए हैं कभी? आपने जितनी भी दुकानें देखी होंगी सब पर पैकेजिंग है। बिना पैकेट के वो सेब नहीं बेच रहे, आड़ू नहीं बेच रहे, खुरमानी नहीं बेच रहे, हर चीज़ें जो है पलम नहीं बेच रहे, सब चीज़ें किस में बेच रहे हैं? पैकेट में। और आप चंडीगढ़ से दिल्ली आए हैं, जितने भी फ्रूट या कुछ बेचने वाले किसी के पास पैकेट है? नहीं है ना। पैकेजिंग है, ब्रांडिंग, ये सब पैसा दिलाता है। हमको उन रास्तों पर आगे बढ़ना पड़ेगा कि जिन रास्तों से पैसा बेटर मिलता है, उन रास्तों पर डायरेक्ट मार्केटिंग, पैकेजिंग, ब्रांडिंग। अगर आप सामान्य आदमी की तरह सामान्य भाव से बेचोगे तो वही है, वही चीनी बेचोगे तो चीनी का एक भाव है, उसी की आप चाय में डालने वाली पुड़िया बना दोगे तो अलग भाव है, आप उसका क्यूब बना दोगे तो अलग भाव है, आपने वो शक्कर वाले कलर की दे दी तो अलग भाव है, आपने उसमें आप शुगर पेशेंट की तरह से अगर ये कुछ कोशिश की कि इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम है तो अलग भाव है। आपको नए नए प्रयोगों में भाव के लिए, ज़्यादा पैसे के लिए तो और तरीक़ों पर जाना पड़ेगा, और हम सबको ही जाना पड़ेगा साहब। जिस चीज़ का युग होता है ना, देखिए युग होते हैं, एक समय युग था जंगल से चीज़ें इकट्ठी करने का, दूसरा युग आया पशुपालन का। जिसके पास जितनी ज़्यादा गैयाँ थी वो उतना महान राजा था, महान जो है वो जमींदार था। और इसी बात की चर्चा होगी, नंद बाबा के पास गैयाँ कितनी थी, किसके पास कितनी गैयाँ थी। फिर था जमींदारों का युग, जिसके पास कितनी खेती थी उसी से रिश्ते होते थे। अरे रे इतनी एकड़ ज़मीन है उसका। अब ज़मीन, अब मार्केट किसका है? अब किसका है? बाजार का युग है। अब युग किनका है? कि ट्रेडिंग का युग है। इससे पहले एक युग बीच में छोड़ दिया मैंने, इंडस्ट्री का युग था। टाटा, बिरला, डालमिया, जिनकी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां थी, उनका नाम था। फैक्ट्री वालों के नाम नहीं है, अब मार्केटिंग करने वालों के नाम है, स्टार्टअप्स के नाम है। अब स्टार्टअप्स के नाम है। फैक्ट्री वाले भी गए, कलेक्शन वाले गए जो इकट्ठा करके चीज़ें बेचते थे, जो पशुपालक थे वो पीछे रह गए, फिर जमींदार पीछे रह गए, इंडस्ट्री वाले भी पीछे रह गए। अब जो ट्रेड करता है, ब्रांडिंग है, ट्रेडिंग वाले का नाम है। अब उससे भी एक लेवल हम और नेक्स्ट लेवल पर आ गए, दैट इज़ कॉल्ड सर्विस। जो डायरेक्ट सर्विस देगा। आप भी अपने घर में कितनी चीज़ें ब्लिंकिट से मंगाने लगे हैं? मैं देख रहा हूँ हर घर पे दिन में 2-3 बार ब्लिंकिट वाला आ रहा है। तो ये जो डायरेक्ट सर्विस है, फ्लिपकार्ट वाला आ रहा है, तो अब सर्विस का युग है। तो आपको युग के हिसाब से चलना पड़ेगा अगर ज़्यादा पैसा कमाना है तो। जिस भी फील्ड में आप जाना चाहोगे, जो युग है उसके साथ चलना पड़ेगा। युग को समझे, किसान भाई भी समझे
और कैसे अपने डोर स्टेप पर अपनी सर्विस को भेजना शुरू करेगा, डायरेक्ट मार्केटिंग शुरू करेगा, उद्यमशीलता लेके आएगा। इजराइल के किसान की तरह से फैशनेबल खेती में कि आपको चेरी टमाटो चाहिए क्या ऐसे अलग अलग आप आज बहन जी कौन से कलर की शिमला मिर्च भेज दूँ, जो है कैप्सिकम भेज दो, तो उस पर आना पड़ेगा। तो उसके नाते से ज़्यादा पैसा चाहिए तो उसमें जाना पड़ेगा। नहीं तो जैसे मैंने कहा कि जो भी चीज़ परंपरा बन जाती है, परंपरा में चली हुई चीज़ों का पैसा हमेशा औसत लेवल पर रह जाता है, वो आपको हैंड टू माउथ रखेगा। वो जो आपके कहने का मतलब है, जो एमएसपी वाला राग है उससे थोड़ा ऊपर उठना पड़ेगा उसको। वो तो है, वो तो सरकार की सुरक्षा है साधारण स्थितियों के लिए। वो हमेशा सरकार की सुरक्षा है, साधारण स्थितियों के लिए सुरक्षा है। उससे ऊपर कितने फार्मर्स हैं, मैं आपको आपके शो में कहूँगा, अन्नदाता के शो में, ऐसे सफलतम फार्मर्स को बुलाइए जो उसके माध्यम से सीख सकें बाकी लोग। आपको मैंने कहा 75 को मैंने सम्मानित किया है, मैं लिस्ट दे सकता हूँ। पद्मश्री वाले किसान हैं जो बेहतर कर रहे हैं और जो करोड़ों पर पहुँच रहे हैं, करोड़ों की आमदनी ले रहे हैं। वो इंजन बनेंगे जी, उनको देखकर बाकी लोग सीखेंगे, उनको देखकर बाकी लोग बढ़ेंगे। और ये कंपटीशन की भावना, मैं जैसा हूँ वैसा रहूँ, उससे नहीं चलेगा। युग तेजी से बदल रहा है, इसलिए मैं जैसा हूँ वैसे उसमें नहीं चल पाएगा। मैं कैसे और बेहतरी की तरफ से जाऊँ, कैसे अपना बेस्ट दूँ, इस पर आगे बढ़ना पड़ेगा सबको। उसमें आप कुछ अपना जो है वो पुरुषार्थ उसमें इस्तेमाल करना पड़ेगा, परंपरा से आगे बढ़ना पड़ेगा। एक धनखड़ साहब, ये जो WTO का इशू आता है, WTO का अभी ट्रंप का आया, सरकार ने जवाब भी दिया कि भाई हम किसानों के साथ खड़े हैं, हम न तो वहाँ से दूध मंगाएंगे, डेयरी प्रोडक्ट के लिए हम नहीं खोलेंगे, बाकी हम GM के भी लिए नहीं खोलेंगे, और हम किसानों के साथ पहले हम स्टैंड करेंगे कि कोई भी ऐसी चीज़ कि मक्का न आए, सोयाबीन न आए, ताकि हमारे किसान बर्बाद ना हो। ये तो एक बड़ा सरकार ने स्टैंड लिया। लेकिन जैसे अभी उसके बाद तुरंत बाद आया कि भाई सरकार ने जो कपास की इंपोर्ट ड्यूटी थी वो 0 कर दी। मैं इसलिए इसका एग्जांपल दे रहा हूँ कि जब भी मार्केट कोई चीज़ रेगुलेट करती है कि गेहूं का दाम बढ़ गया या कपास का दाम बढ़ गया या प्याज का दाम बढ़ गया, जब बढ़ने लगता है जो चीज़ MSP से बाहर भी है, तो फिर सरकार आती है कि इसका इंपोर्ट ड्यूटी घटा दो, इस पर एक्सपोर्ट बैन कर दो। मतलब सरकार के पास कई सारे तौर तरीके हैं, उसको दाम को रेगुलेट कर लेती है। तो फिर किसान जाए तो जाए कहाँ, उसको एक तरफ गारंटी नहीं मिल रही है, देखिए दूसरी तरफ जब उसका दाम बढ़ रहा है तो आप या तो इंपोर्ट ड्यूटी का खेल खेल रहे हैं या फिर एक्सपोर्ट बैन कर दे रहे हैं, जैसे कपास के साथ हुआ। सरकार ने 10 दिन पहले कहा कि हम किसानों के साथ खड़े हैं, हम अमेरिका की कोई ऐसी बात नहीं मानेंगे कि हमारे किसानों को नुकसान हुआ हो। हमने सबने उसका स्वागत किया। लेकिन जैसे 10 दिन बाद हुआ कि इंपोर्ट ड्यूटी हमने 0 कर दी, 11% जो थी कपास पे, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। प्याज का लगातार एग्जाम्पल आता है ना। तो किसान करे तो क्या करे, एक तरफ उसको गारंटी नहीं, दूसरी तरफ जब बढ़ेगा तो सरकार गिरा देगी। देखिए दोनों बातें आपको समझनी पड़ेंगी ओम जी। सरकार का काम ही संतुलन है। सरकार ने किसान को भी देखना है, कंज्यूमर को भी देखना है, मार्केट को भी देखना है, और सरकार का काम ही रेगुलेट करने का है। और इसमें से आपको 2 बातें समझनी पड़ेंगी। एक, पहली बात, मैं जिस समय ये ग्रेट ट्रेटी हो रही थी, आर्थर डंकल जब इसके अध्यक्ष थे, उस समय इससे जुड़ा हुआ था, और हमने यहाँ एक मोर्चा बनाया ग्रेट ट्रेटीज में, कैसे किसानों के हितों की रक्षा हो, उसके लिए लड़ाई लड़ी, रैलियाँ की, आंदोलन किए, मेमोरेंडम सौंपे। उस समय से इस लड़ाई में हूँ। स्वदेशी जागरण मंच का भी मैंने 3 साल काम किया। पहली बात यह है कि कपास को छोड़ दीजिए। कपास को मैं इसलिए छोड़ने की कह रहा हूँ कि कपास में पहले से ही हमारे पास जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड है, BT कपास है, लेकिन हमारे पास बाकी में नहीं है। इसलिए हम बाकी चीज़ों को, उनकी GM सीडों को यहाँ नहीं आने दे रहे। ये हम अपनी खेती की सुरक्षा के लिए हम हाइब्रिड उगाएंगे, GM नहीं उगाएंगे, कि GM में बहुत सारे जीवों के भी जिन्स हैं, तो GM के लिए हम अपना मार्केट नहीं खोल रहे हैं। दूसरी बात मैं आपको कहना चाहता हूं कि जो दूध और डेयरी प्रोडक्ट भी हैं, 8 साल के बाद दुनिया के बहुत सारे देशों में गाय को ख़त्म कर देते हैं। ये भारत ही है जो बहुत बड़ी संख्या में बहुत सारे राज्यों में, मेरे राज्य में भी मुझे ये सौभाग्य मिला कि हम गोवध को एक तरह से पूरी तरह से प्रतिबंध कर पाए हैं। तो वो कानून मुझे रखने का सौभाग्य मिला पशुपालन मंत्री के नाते, मैं अपने को धन्य मानता हूँ। इसलिए जो वहाँ जहाँ इनके डेयरी प्रोडक्ट्स और उनके फूड में क्या क्या आता है,
उनकी गाय के फूड में वो क्या क्या शामिल करते हैं। उस सब के कारण से उन सब के डेयरी प्रोडक्ट्स को भी हम, दूसरी बात, बड़ी बात क्या है, अमेरिका हमसे 2.5 गुना बड़ा है, बहुत सारे देश हमसे, रूस हमसे 6 गुना बड़ा था उस समय जब सब ये सब मिला करते, है ना जी। बहुत सारे दुनिया के 6-7 देश हमसे भी बड़े बड़े एरिया के हैं। किसान कम हैं, सब्सिडी के टाइप अलग अलग हैं, कहीं ब्लू बॉक्स सब्सिडी है अमेरिका में, कहीं ग्रीन बॉक्स सब्सिडी है, कहीं अंबर बॉक्स सब्सिडी है। तो उसके कारण से एक एक किसान के पास वहाँ इतनी ज़मीन है जितनी हमारे एक एक गाँव के पास है। तो हम उनके प्रोडक्ट को नहीं आने दे सकते, ये कमिटमेंट है। लेकिन जो चीज़ पहले से खुली हुई है और संतुलन रखना, क्योंकि आपको मालूम है ना, आप कह रहे हो प्याज पे तो हमारी एक सरकार चली गई थी और उसके कितने सालों बाद आई है दिल्ली में सरकार, ये भी आपके ध्यान में है। तो इसलिए सरकार का काम दोनों तरफ है, किसानों को भी लाभकारी मूल्य मिले लेकिन उपभोक्ता को चीज़ें मिले, मार्केट में क्राइसिस नहीं हो। सरकारों का दायित्व भी संतुलन बैठाने का है। इसलिए सरकारें संतुलन बैठाती हैं, लेकिन हमेशा अपने घर के किसानों का, अपने देश के किसानों का सर्वाधिक ख्याल भी रखती हैं संवेदनशीलता के साथ। ये सरकारों का धर्म है, राजधर्म है। तो धनखड़ साहब, बातें बहुत कुछ हैं और आपके साथ तो आपने खेती किसानी पे इतना काम किया हुआ है, ग्रामीण समाज पे, गांव के उत्थान के लिए इतना काम किया हुआ, पंचायती राज के उत्थान के लिए। तो ये बातें बहुत सारी हैं करने के लिए, आगे भी करेंगे। और जितने भी हमने बातें की, बहुत सारे बातों पे आपने एमएसपी पे, किसानों की इनकम पे और वाटर मैनेजमेंट पे, फसल बीमा पे, इस तमाम चीज़ों पे आपने बहुत अपनी बेबाकी से आपने बातें रखी हैं। आगे भी उम्मीद करेंगे कि आपसे अलग अलग पहलुओं पे बातचीत करें और उम्मीद है कि हमारे दर्शकों को अन्नगाथा की ये जो कड़ी है ये पसंद आएगी। और धनखड़ साहब से हम आगे भी अलग अलग मुद्दों पे बातचीत करते रहेंगे। और अभी तक के लिए जो है हम इतना ही। मैं भी आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने अन्नदाता जैसे मुद्दे पर जो है चर्चा करनी शुरू की है, उसको आगे बढ़ाया है। देश के किसानों के मुद्दों को आप उठा रहे हैं, बेबाकी से उठा रहे हैं। तो आपके इस शो का भी धन्यवाद है और आपका भी धन्यवाद है। धन्यवाद।